गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम हर रोज न जाने कितने विज्ञापन देखते हैं, फोन पर, टीवी पर, सड़कों पर। ज्यादातर पर तो शायद ध्यान भी नहीं जाता, पर कुछ ऐसे होते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा एड बनाने की बात है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी है? आज हम जिस स्रोत को खंगाल रहे हैं उसका शीर्षक है आधुनिक विज्ञापन के सिद्धांत और उद्देश्य। और हमारा मकसद ये समझना है कि विज्ञापन हमारी सोच पर कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम विज्ञापन कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? स्रोत के हिसाब से ये कोई भी ऐसा वैसा मैसेज नहीं है। पहली बात, ये भुगतान किया हुआ होता है, मतलब कोई इसके लिए पैसे दे रहा है। हाँ, ये मुफ्त में नहीं हो रहा। और दूसरी, ये गैर व्यक्तिगत होता है। गैर व्यक्तिगत मतलब ये कोई आमने सामने की बातचीत नहीं है, बल्कि इसे टीवी, इंटरनेट जैसे माध्यमों से बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो ये कि इसमें प्रायोजक की पहचान बताई जाती है। आपको पता होता है कि ये संदेश कौन दे रहा है। बिल्कुल, और यही पहचाना गया प्रायोजक वाली बात विज्ञापन को प्रोपेगेंडा या अफवाहों से अलग करती है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई गुमनाम संदेश है तो वो इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता। और जैसा कि स्रोत कहता है, ये सिर्फ जैसे साबुन या कार बेचने के लिए नहीं है। हाँ, इसमें लिखा है विचारों, वस्तुओं या सेवाओं के लिए। सही बात। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। एक राजनीतिक दल वोट मांग रहा है या कोई एनजीओ किसी सामाजिक बदलाव की बात कर रहा है तो वो भी एक तरह से विज्ञापन ही है। बिल्कुल। तो अब जब ये साफ हो गया कि विज्ञापन क्या है, तो उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये क्यों किया जाता है। स्रोत इसके कई मकसद बताता है। पहला तो बहुत सीधा साधा लगता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, टू इन्फॉर्म। हाँ, ये नींव का पत्थर है, कह सकते हैं। ये तो बहुत बुनियादी काम हुआ है ना, बस तथ्य बता देना। बुनियादी है, लेकिन इसके बिना कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। सोचिए, बाजार में एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है। तो जब तक विज्ञापन ये नहीं बताएगा कि भाई ये एक बार चार्ज करने पर कितने किलोमीटर चलता है, इसकी कीमत क्या है, ये कहाँ मिलेगा, तब तक कोई उसे खरीदेगा कैसे? सही बात है। तो जानकारी देना किसी भी नए उत्पाद के लॉन्च के लिए सांस लेने जितना जरूरी है। इसके बिना तो ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई विकल्प बाजार में है भी। लेकिन आज के बाजार में, जहां एक ही चीज के 50 ब्रांड हैं, वहां सिर्फ जानकारी देना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर एक फोन कंपनी सिर्फ ये बताए कि उसके फोन में 12 GB रैम है, तो दूसरी भी यही दावा कर देगी। यहीं पर शायद दूसरा मकसद काम आता है, समझाना बुझाना या यकीन दिलाना, टू परसुएड। बिल्कुल। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। जब बाजार में कंपटीशन होता है ना, तब लड़ाई सिर्फ फीचर्स की नहीं रह जाती, तब लड़ाई भावनाओं की हो जाती है। एकदम सही। यकीन दिलाने का मतलब है ग्राहक के दिल में एक खास जगह बनाना। विज्ञापन ये नहीं कहता कि हमारी कोल्ड ड्रिंक खरीदो, वो दिखाता है कि कैसे उस ड्रिंक को दोस्तों के साथ पीने से खुशी मिलती है। हाँ, वो आपको उत्पाद नहीं बल्कि एक एहसास बेच रहा होता है। इसका पूरा जोर ग्राहक की पसंद को अपनी तरफ मोड़ने पर होता है।
मुझे अभी एक कार का विज्ञापन याद आ रहा है। उसमें कार की माइलेज या इंजन के बारे में एक शब्द नहीं था। बस एक परिवार था जो उस कार में बैठकर पहाड़ों में घूम रहा था, जिंदगी का मजा ले रहा था। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। तो वो जानकारी नहीं दे रहे थे, वो यकीन दिला रहे थे कि ये कार आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगी। वो कार के मेटल और प्लास्टिक को नहीं, बल्कि उससे जुड़े आजादी और रोमांच के सपने को बेच रहे थे। यही है यकीन दिलाना। लेकिन एक तीसरा मकसद भी है जो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। जब कोई ब्रांड सालों से बाजार में है और हर कोई उसे जानता है, तब उसका लक्ष्य क्या होता है? तब आता है तीसरा मकसद, याद दिलाना, टू रिमाइंड। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़े स्थापित ब्रांडों के लिए पैसे की बर्बादी नहीं है? मतलब हम सब जानते हैं कि अमूल या पार्ले जी क्या हैं। हाँ, तो क्या उन्हें हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ हमें ये याद दिलाने पर खर्च करने चाहिए कि वो मौजूद हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और ऐसा लग सकता है कि ये बर्बादी है, लेकिन ये असल में बाजार में अपनी जगह बनाए रखने की लड़ाई है। अच्छा, हाँ, कैसे? इसे टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस कहते हैं। जब आप किराने की दुकान पर बिस्किट खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही नाम आना चाहिए जो आपने हाल ही में देखा या सुना हो। हाँ, ये तो होता है। एक चॉकलेट ब्रांड का विज्ञापन आपको चॉकलेट के बारे में कुछ नया नहीं बताता, वो सिर्फ उस चॉकलेट के स्वाद की मीठी याद को ताजा कर देता है। एक तरह से ये अपने दिमागी शेल्फ पर सबसे आगे की जगह खरीदना है, ताकि जरूरत के समय ग्राहक किसी और की तरफ ना देखे। बिल्कुल। तो हमारे पास ये 3 रणनीतियां हैं: सूचित करना, यकीन दिलाना और याद दिलाना। ये तो किसी उत्पाद के जीवन चक्र जैसा लगता है। नया उत्पाद आया तो जानकारी दी, कंपटीशन बढ़ा तो यकीन दिलाया, और जब स्थापित हो गए तो बस याद दिलाते रहे। क्या ये इतना सीधा है या आज की डिजिटल दुनिया में ये सब एक साथ चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। पारंपरिक तौर पर तो ऐसा ही होता था, लेकिन आज एक स्टार्टअप अपने पहले ही विज्ञापन में ये तीनों काम एक साथ करने की कोशिश कर सकता है। मतलब वो एक इंस्टाग्राम रील में अपने नए प्रोडक्ट की जानकारी भी देगा, किसी इन्फ्लुएंसर से उसकी खूबियां बताकर यकीन दिलाने की कोशिश भी करेगा और उसे बार बार दिखाकर याद भी दिलाएगा। हाँ, ये तो है। आज के दौर में ये जीवन चक्र धुंधला गया है। बिल्कुल। ये अब अलग अलग पड़ाव नहीं, बल्कि एक ही समय पर इस्तेमाल होने वाले औजार बन गए हैं। औजार शब्द दिलचस्प है। तो ये एक तरह का टूल किट है। चलिए इस टूल किट के कुछ और औजारों पर नजर डालते हैं। स्रोत में ब्रांड जागरूकता और ब्रांड छवि का जिक्र है। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर लोग आपके ब्रांड को जानते हैं तो उनकी कोई ना कोई राय तो होगी ही, है ना? नहीं, इन्हें अलग देखना बहुत जरूरी है। ये जुड़े हुए हैं पर एक नहीं है। ब्रांड जागरूकता बहुत सतही चीज है। सतही? हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोग आपके ब्रांड का नाम या लोगो पहचानते हैं। जैसे आप कहीं लाल रंग पर सफेद लहरदार डिजाइन देखते हैं जी, तो आपको तुरंत कोका कोला की याद आ जाती है, या इंटेल की वो डिंग 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 वाली आवाज। हाँ, सुनते ही आप ब्रांड पहचान जाते हैं। ये सिर्फ पहचान है। ठीक है, तो जागरूकता यानी पहचान। फिर ब्रांड छवि क्या है? ब्रांड छवि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये पहचान के बाद का अगला स्तर है। ये इस बारे में है कि लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। अच्छा, ये ब्रांड का व्यक्तित्व है, उसकी प्रतिष्ठा है। क्या लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं या सस्ता? क्या वो उसे इनोवेटिव मानते हैं या पुराना? जैसे वॉल्वो का नाम सुनते ही दिमाग में सुरक्षा आती है। बिल्कुल। या एप्पल का नाम सुनते ही डिजाइन और प्रीमियम का ख्याल आता है। ये छवि एक दिन में नहीं बनती, ये सालों तक लगातार एक ही तरह का संदेश देने से बनती है। तो जागरूकता दरवाजा खोलती है, लेकिन छवि ये तय करती है कि कोई अंदर आकर रुकेगा या नहीं। ये बहुत साफ हुआ। जागरूकता पहचान है और छवि प्रतिष्ठा है। तो ये ब्रांड इमेज और जागरूकता बनाना तो एक लंबी दौड़ हुई जिसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियों को तो नतीजे जल्दी चाहिए। और यहीं पर विज्ञापन का सबसे सीधा मकसद सामने आता है, बिक्री बढ़ाना, टू इंक्रीज सेल्स। हाँ, आखिरकार ज्यादातर विज्ञापनों का अंतिम लक्ष्य यही होता है। स्रोत कहता है कि विज्ञापन मांग को उत्तेजित करता है और बिक्री की मात्रा बढ़ाता है। जैसे सीमित समय के लिए 50% छूट वाले विज्ञापन, खरीदने पर 1 मुफ्त जैसे विज्ञापन सीधे इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। ये ग्राहक के मन में एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा करते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? अगर कोई ब्रांड हमेशा सिर्फ छूट पर बिकता है तो क्या उसकी छवि पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। यहीं पर रणनीतिक संतुलन की जरूरत पड़ती है। स्रोत इशारा करता है कि ये एक 2धारी तलवार है। लगातार छूट देने से आपकी बिक्री तो तुरंत बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में आपकी ब्रांड छवि
एक सस्ते या डिस्काउंट वाले ब्रांड की बन जाती है। अच्छा। यही वजह है कि कई लग्जरी ब्रांड कभी भी छूट नहीं देते। वो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए छूट का सहारा नहीं लेते, बल्कि अपनी विशिष्टता और प्रतिष्ठा की छवि को और मजबूत करते हैं। तो बिक्री बढ़ाने वाले विज्ञापन और ब्रांड छवि बनाने वाले विज्ञापनों में संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो इसका मतलब विज्ञापन सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, ये कंपनी के अंदर के लोगों के लिए भी एक टूल है। स्रोत में एक आखिरी मकसद दिया है, बिक्री दल का समर्थन करना, टू सपोर्ट सेल्स फोर्स। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सेल्स टीम के काम को आसान बनाना भी विज्ञापन का एक मकसद हो सकता है। ये तो पर्दे के पीछे की कहानी लगती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। सोचिए, एक सेल्स पर्सन किसी के घर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाता है। ठीक है। अगर वो ग्राहक उस कंपनी का नाम पहली बार सुन रहा है, तो सेल्स पर्सन को शून्य से शुरुआत करनी होगी। उसे पहले कंपनी का परिचय देना होगा, उसका भरोसा जगाना होगा। हाँ, काफी मेहनत लगेगी। लेकिन अगर ग्राहक ने टीवी पर उस कंपनी के भरोसेमंद होने के विज्ञापन पहले ही देखे हैं, तो आधा काम तो विज्ञापन ने पहले ही कर दिया है। मतलब विज्ञापन एक तरह से सेल्स टीम के लिए रास्ता साफ कर देता है। एकदम सही। ग्राहक पहले से ही ब्रांड से परिचित होता है, शायद उसके मन में एक सकारात्मक धारणा भी होती है, तो सेल्स टीम को सीधे मुद्दे की बात करने में आसानी होती है। बिल्कुल। आप विज्ञापन को एयर कवर यानी हवाई सुरक्षा की तरह समझ सकते हैं, जो जमीन पर लड़ रही ग्राउंड ट्रूप्स यानी सेल्स टीम की मदद करता है। वाह। ये ग्राहक की रुचि पैदा करके शुरुआती झिझक को तोड़ देता है। इससे पूरी बिक्री प्रक्रिया ज्यादा कुशल बनती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि विज्ञापन सिर्फ 30 सेकंड का एक मजेदार वीडियो नहीं है। इस स्रोत के आधार पर तो ये एक बहुआयामी रणनीतिक टूल किट है। इसमें जानकारी देने जैसे बुनियादी औजारों से लेकर किसी की सोच को बदलने, ब्रांड की एक पूरी शख्सियत गढ़ने और यहाँ तक कि कंपनी की अपनी सेल्स टीम को मजबूत करने जैसे उपकरण भी हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये उद्देश्य दिखाते हैं कि विज्ञापन कैसे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, जिसमें हर जरूरत के लिए एक अलग ब्लेड है। स्विस आर्मी नाइफ, ये अच्छी उपमा है। एक नई स्टार्टअप कंपनी शायद ब्रांड जागरूकता और सूचना पर ध्यान देगी, जबकि एक स्थापित बाजार का लीडर शायद याद दिलाने और अपनी छवि को बनाए रखने पर ज्यादा खर्च करेगा। हर विज्ञापन के पीछे एक खास मकसद होता है। ये हमें किसी भी विज्ञापन को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। अब हम किसी भी विज्ञापन को देखकर ये विश्लेषण कर सकते हैं कि कंपनी इस टूल किट में से किस उपकरण का उपयोग कर रही है और क्यों। यहाँ एक विचार है जिसके बारे में अगली बार कोई विज्ञापन देखने पर सोचा जा सकता है। वो विज्ञापन इन 7 मकसदों में से मुख्य रूप से किस पर निशाना साध रहा है, और एक कदम और आगे जाकर सोचें। आज हम इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स का दौर देख रहे हैं। जब कोई यूट्यूबर किसी उत्पाद की तारीफ करता है, तो क्या वो विज्ञापन की हमारी परिभाषा कि ये पहचाने गए प्रायोजक से भुगतान किया हुआ संचार है में फिट बैठता है? अगर प्रायोजक की पहचान छिपी हो या साफ न हो, तो ये जानकारी और यकीन दिलाने के खेल को कैसे बदल देता है?